Hello, Assalamu alaikum. I'm Farah Minhal, evening for fourth professional, EP 1770032, and my subject for pharmacology lab assignment is static rod test. The course number is PHC 612. Sorry, PHL 612. So basically मैं यहाँ पे static rod test का जो basic introduction है वो cover कर रही हूँ. बाकी मेरे जो group mates हैं they're gonna elaborate it or they're gonna explain it further. So, the static rod test is basically it helps to determine the motor capabilities of the subject. Motor coordination is an important part of any behavioral essay to achieve accurate results. The performance of the subject in a motor coordination task is a good indicator for choosing subjects that serve as suitable candidates for the chosen behavioral essay. तो स्टैटिक रॉड से हम सब्जेक्ट की मोटर कैपेबिलिटीज़ को इवेल्यूएट करते हैं. मोटर कोऑर्डिनेशन क्या हमारे किस चीज़ को डिफाइन करती है? हमारे बिहेवियरल एसे को, और हमारे बिहेवियरल एसे को डिटरमाइन करते हुए उसका एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमारा स्टैटिक रॉड टेस्ट. ठीक है. अब स्टैटिक रॉड टेस्ट में होता क्या है? स्टैटिक रॉड टेस्ट इज मेड अप ऑफ सिंपल डोवल्स एंड क्लैम्स. ठीक है, डोवल्स हैं और क्लैम्स हैं. जो डोवल्स हैं, डोवल्स ऑफ वेरियस थिकनेस आर यूज टू इंक्रीज द डिफिकल्टीज ऑफ द टास्क एंड रिफाइन द असेसमेंट फर्दर. क्या है भाई? डिफरेंट थिकनेस के डोवल्स हैं ताकि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको थोड़ी डिफिकल्टी हो इन क्रॉसिंग दैम, ताकि हमारी जो असेसमेंट हो वो बिल्कुल ही प्रिसाइज हो. One end of the dowel is attached to the edge of a fixture such that they horizontally protrude onto the space at a certain height from the ground. जो डोवल है उसका एक एंड जो है वो हमारे एक फिक्सचर पे लगा हुआ है, एक जगह पे फिक्स है. कोई भी हमारा वो हो सकता है, जैसे हमारी शेल्फ हो गई या हमारा डेस्क हो गया, उस पर फिक्स्ड है. जबकि जो दूसरा है वो हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, वो स्पेस के अंदर है. हमने जैसे पढ़ा द टास्क मेजर्स द मोटर कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट दैट कैन बी अफेक्टेड बाय डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड्स, लीजन्स एंड डिजीजेस. ठीक है, हमारी मोटर कॉपी हम लोग सब्जेक्ट की मोटर कैपेबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, फिर हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि उसमें कोई फार्माकोलॉजिकल डिफेक्ट, कोई लीजन या डिजीज तो नहीं है. Selecting the right candidate for research or investigation is a vital first step in achieving accurate results. Accurate results कब आएंगे? जब हमारा कैंडिडेट वो बिल्कुल 100% फिट होगा और परफेक्ट होगा. Now coming towards the apparatus and equipment. जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट थिकनेस के रॉड्स होते हैं, तो द apparatus consists of 5 acrylic or wooden dowels or rods of diameter 35, 28, 22, 15 and 9 mm and that are 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 60 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है, बाकी डिफरेंट डायमीटर्स की उसकी विड्थ है. अब ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि डिफ़िकल्टी आए और वो फिर हम लोग असेसमेंट कर सकें प्रिसाइजली. G clamp is used to fix the dowel horizontally to the edge of a laboratory shelf or desk. अब ये जो हमारा fixture है इससे हम किससे अटैच करते हैं? G clamp के थ्रू. Only one end of the rod is fixed to a platform while the other end protrudes into space. एक साइड जो है रॉड की वो लगी हुई है हमारे उससे डेस्क से या हमारे किसी भी फिक्सचर से. किसके थ्रू लगी हुई है? G clamp के थ्रू लगी हुई है, और जो दूसरी है वो स्पेस के अंदर है. The clamped end of the dowel is marked 10 cm from the bench to denote the finishing line. 10 सेंटीमीटर्स को हम बेंच से, मतलब बेंच और 10 सेंटीमीटर के फ़र्क पे हम एक वो बनाते हैं, मार्क बनाते हैं. ये हमारी हो गई फिनिशिंग लाइन. ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे. द डोवल्स आर प्लेस एट द हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर अबव द फ्लोर, यानी कि इसकी लेंथ भी 60 सेंटीमीटर है हमारे डोवल्स की, और जो हाइट है जिससे वो फ्लोर पे लगे हुए हैं वो भी 60 सेंटीमीटर्स है. ठीक है. अब जैसे कि ये रॉड्स हैं, इसमें क्या है? ये हमारा रॉड है, सही, डिफरेंट डायमीटर्स के रॉड है. वी कैन सी दैट दिस इज द जी क्लैम्प, दिस इज द फिक्सचर. ठीक है, और ये इनकी लेंथ है फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, दिस इज द लेंथ फ्रॉम ग्राउंड. ये हमारी फिनिशिंग लाइन हमने मार्क की हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको क्रॉस किया तो फिर हम फर्दर पढ़ेंगे कि ट्रांजिट टाइम अच्छा होता है. तो these are the training protocols. The apparatus is thoroughly cleaned and sterilized before and after a session with different subjects. Different subjects के लिए हम उसको clean करते हैं ताकि disease वगैरह ना फैलें. Rod is clamped into place using a G clamp 60 cm above the floor surface, and soft cushion is placed on the floor to avoid injury of the subject in case it falls. हम नीचे एक अच्छा सा क्वेश्चन रखते हैं ताकि खुदा न खास्ता हमारा सब्जेक्ट गिर जाए
तो उसको चोट वगैरह ना आए। The task doesn't require any pre-training and testing can be performed immediately once the apparatus is set up. कोई प्री ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने apparatus लगाया हम ये कराते, प्री ट्रेनिंग करा लेंगे तो फिर हमें बिहेवियरल ऐसे नेचुरल बिहेवियर हमारे पास नहीं आएगा, वो ट्रेंड बिहेवियर आएगा। The subjects are brought into the room 5 to 20 minutes before testing to habituate and are allowed resting periods between each trial to allow muscles strengthen recovery. क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट हमारे रूम में, हम जो हमारा टेस्टिंग रूम है उसमें 15 to 20 मिनट्स प्रायर ले आते हैं ताकि वो उसका हैबिचुअल हो जाए, उसको उसकी आदत हो जाए इस रूम की, और उसको रेस्टिंग पीरियड्स मिले हर ट्रायल के बीच में, और उसकी मसल स्ट्रेंथ यानी कि जो उसने उसका ज़ाहिर वर्किंग हुई है वो रिकवर हो सके। अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम मैनुअल स्कोरिंग भी कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर है नोल्डर्स इथोविजन XT। हम इसके थ्रू भी स्टैटिक रॉड की स्कोरिंग कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन काम है स्टैटिक रॉड का, दैट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। तो ये कैसे होती है? ये ऐसे होती है कि 2 मेजर्स आर रिकॉर्डेड फॉर द स्टैटिक रॉड्स टेस्ट। 2 मेजर्स मेन है, एक ओरिएंटेशन टाइम हो गया, दूसरा ट्रांजिट टाइम हो गया। द टाइम टेकन टू ओरिएंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन टूवर्ड्स द शेल्फ। पूरा टाइम 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो हमारी शेल्फ से और हमारी स्टार्टिंग शेल्फ से लेके हमारी फिनिशिंग लाइन तक जो हमने लगाया है वो हमारा टाइम इज़ ओरिएंटेशन टाइम। एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल टू द शेल्फ एंड यानी कि शेल्फ एंड जहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर का मार्क लगाया था, यानी कि हमारी जो सब्जेक्ट की नोज़ है वो 10 सेंटीमीटर चली जाए उससे शेल्फ एंड से, तो दैट इज़ द ट्रांजिट टाइम। जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा कि फिनिशिंग लाइन से अगर नोज़ 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड चली जाए तो वो हो गया हमारा ट्रांजिट टाइम। दूसरे बिहेवियर्स भी हैं जैसे कि अपसाइड डाउन ओरिएंटेशन भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। A successful transit time is recorded when the subject travels the rod in an upright position यानी कि सीधी position as it indicates good motor coordination। जितना subject हमारे सीधी position में चला वो हमारा successful transit time होगा, मतलब बगैर गिरे बगैर पलटे। Scoring is done based on the टेस्ट टाइम दैट इज सेट। जो टेस्ट टाइम हमारा सेट हुआ हुआ है उसके की बेसिक, जैसे कि हमने अगर 120 सेकेंड्स का टेस्ट टाइम दिया हुआ है तो हम अपसाइड डाउन किए बगैर या फॉलिंग के बगैर उस 180 को पार कर गए तो दैट इज़ द स्कोरिंग, हम उसके हिसाब से स्कोरिंग करते हैं। The orientation time is allocated as a time taken by the subject to orient itself towards the clamped end यानी कि clamped end की तरफ अपने आप को पोजिशन करना, दैट इज़ ओरिएंटेशन टाइम। और ट्रांजिट टाइम क्या हुआ, यानी कि उसने 10 सेंटीमीटर वाली लाइन को क्रॉस किया। अब ये डेटा इवैल्यूएशन है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट डिजीज़ वगैरह के थ्रू पे। अब ये हमारी ओरिएंटेशन टाइम और ट्रांजिट टाइम की है एंड दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस। ठीक है, रॉड थिकनेस, this is the rod thickness and transit time graph, where it is orientation time and transit time according to the test time. Now we have the comparison, advantages and disadvantages. Advantages क्या है इसके? Unlike the rotor rod, the static rods do not have rotating element. Rotor rod वो जो होते हैं वो rotating होते हैं, whereas the static rod are simple and easy to operate. Easily आपने लगा दिया, operate कर लिया, stationary है. The task serves as a simple measure of motor coordination and has been used in monitoring progress of disease in mutant mice under different conditions. सिंपल मोटर कोऑर्डिनेशन को तो इवैल्यूएट करती है, किसी भी म्यूटेंट माइस यानी कि किसी भी डिफेक्टेड माइस के अंदर जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है उसको भी इवैल्यूएट करती है। लिमिटेशंस क्या है कि हम जब व्हेन पोजीशनिंग द सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटर मे नॉट करेक्टली पोजीशन द सब्जेक्ट ऑन द बार लीडिंग टू द सब्जेक्ट फेलिंग टू ग्रास्प द बार एंड फॉलिंग। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर तो ऐसा हो सकता है कि हमारी वजह हमने जो है सब्जेक्ट को सही से नहीं रखा, और जब हम सब्जेक्ट को सही से नहीं रखेंगे तो वो फॉल, उसकी ग्रिप लूज हो और वो नीचे गिर जाए। Further, some subjects may fail to grip the bar, assuming they are still supported. कोई सब्जेक्ट जो है वो बेचारे कर ही नहीं पाते, उनको लगता है we are already supported. Now these are the key points. That is, static rod is a static apparatus, unlike rotor rod. It measures motor coordination. Rods of varying diameter are used to refine the test. ये यानी कि पूरी हमारे आर्टिकल का overview है. If the subject orients upside down on the rod, then it is allocated at the maximum score. यानी कि उसने अपसाइड डाउन को अपने आप को सही करते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेशन टाइम को कवर किया। A subject that transfers the rods in an upright position has better motor coordination than a subject that orients upside down। यानी कि अपराइट सीधा सीधा जो आया उसकी मोटर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छी हुई ना बनस्बत उसके जो लड़खड़ा लड़खड़ा के आया।
When a subject node's tip crosses the 10 centimeter finish mark, it is said to have completed a task. 10 centimeter यानी कि उसने अपना transit time cover किया तो वो उसका task complete हो गया. Poor performance on static rods can be seen in certain animal diseases, transgenic models and subject with certain lesions. यानी कि वो subjects जो कोई diseased हैं, वो जिनमें mutant हैं, जिनमें कोई lesions हैं, जिनमें कोई problems हैं, वो फिर poor performance देते हैं static rod के ऊपर. Now these are the references from where मैंने ये सारा आर्टिकल बनाया है. The main article is from Conduct Science Maze. इसके थ्रू मैंने ये पूरा आर्टिकल बनाया, बाकी ये फर्दर उसके रेफरेंसेस हैं. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैटिक रॉड टेस्ट. इसकी फर्दर एलैबोरेशन या फर्दर डिटेलिंग मेरे दूसरे ग्रुप मेंबर्स करेंगे. सो थैंक यू सो मच.